अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम का ब्रेक आ गया था क्योंकि ऑफिस के काम ऐसे हैं कि टाइम मिलता नहीं है। हम लोगों ने लास्ट रिकॉर्डिंग जो की थी वो IFRS 8 की थी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की। तो हमने उसमें जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है और जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड टू डिस्क्लोजर्स हैं। उसके कभी एडवांटेजेस पूछ लिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं फॉर द कंपनी या फॉर द इन्वेस्टर्स, उसके बारे में बात है। तो ये नॉर्मल सा है, इसमें कोई एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं, बस ये थोड़ी सी छोटी सी एक रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर इसकी डिस्कशन रिलेटेड टू इट्स डिस्क्लोजर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन होती है। तो कुछ डिस्क्लोजर इससे रिलेटेड क्या होते हैं, जैसे कि हमें बताना होता है कि हमने जो ऑपरेटिंग सेगमेंट निकाला है, जो हमने ऑपरेटिंग सेगमेंट कैलकुलेट करके अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, अपनी रिसर्च के मुताबिक जो कंपनी ने डिसाइड किया कि ये हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट है, तो हमें बताना होगा डिस्क्लोजर में कि हमने कौन से फैक्टर इस्तेमाल किए थे, हमने उसको डिसाइड करने के लिए विच फैक्टर्स वर यूज टू डिसाइड दी रिपोर्टेबल सेगमेंट। हमें बताना है ना, हमें बताना है कि हमने उसको कौन से फैक्टर्स की बेसिस पे इसको रिपोर्टेबल सेगमेंट डिक्लेयर किया, तो वो फैक्टर्स हमें डिस्क्लोज करने होंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि जो भी हमने ऑपरेटिंग सेगमेंट दिखाने जा रहे हैं, जिसका डिस्क्लोजर देंगे, जिसको सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं। तो हमें बताना होगा, जो भी हमने डिसाइड किया, जितने भी हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट निकाले हैं डिस्क्लोज करने के लिए, हमें बताना है कि वो उनके क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज हैं। इसी तरह अब हमें बताना होगा जो हमने ऑपरेटिंग सेगमेंट, जो हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट जो हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं, उसका हमें सेपरेटली मेजर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना होगा कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। उस वाले ऑपरेटिंग सेगमेंट का प्रॉफिट और लॉस उसका अलग शो करना होगा। इसी तरह हमें बताना होगा कि उसके टोटल एसेट कितने हैं, हमें उनका बताना होगा कि उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सेगमेंट का प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, या उस ऑपरेटिंग रिपोर्टेबल सेगमेंट के एसेट्स कितने हैं, ये भी हमें रिपोर्ट करने होंगे। और अदर इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इफ़ प्रोवाइडेड टू चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। मतलब अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि क्योंकि हमने डिसाइड किया था, हमने पढ़ा था कि जो ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होते हैं, हमें इसकी रीजनिंग क्या थी, क्योंकि एंटिटी या इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता यार उस ऑपरेटिंग सेगमेंट की क्या परफॉर्मेंस है, क्या चीज़ें होती है, क्योंकि वो तो इंटरनली मैनेजमेंट टेक केयर कर रही होती है ना कंपनीज़ के, उसके सेगमेंट्स के, उसके रनिंग ऑफ दी ऑपरेशंस के। तो हमें नहीं पता होता किस तरह रन कर रहा था। तो मेन रीज़न यही था कि हमें पता चले अंदर की चीज़ें क्या हो रही है। इस स्टैंडर्ड के मेन रीज़न आने की वजह ये थी कि ये अंदर की चीज़ें, मतलब कि परफॉर्मेंस क्या है, उस ऑपरेटिंग सेगमेंट के रिजल्ट क्या है, किस तरह से वो लुक ओवर हो रहा है, उसकी चीज़ें पता लगे। तो इसलिए अगर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है, कोई भी उससे रिलेटेड ऑपरेटिंग सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन जो कि चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर देखता है, तो हमें वो भी फिर डिस्क्लोज करनी होगी, ताकि इन्वेस्टर्स को पता लगे यार उससे रिलेटेड और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि अंदर देखी जाती है, या ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो पहले इन्वेस्टर्स को नहीं पता थी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर देखता है, अदर देन प्रॉफिट एंड लॉस, अदर देन एसेट, तो वो भी हमें फिर डिस्क्लोज करनी होगी अगर वो रिव्यू होती है बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। अब एक बेनिफिट क्या होता है कि जैसे कि जो अगर सेगमेंटल, अब देखो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, वो अलग तरीके से प्रिपेयर होती है। अब जाहिर है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टर्स के परस्पेक्टिव से बन रही होती है, तो वो उसका डिज़ाइन, उसका पढ़ने का तरीका, उसका दिखने का तरीका सब कुछ अलग होता है, और वो एक एज पर स्टैंडर्ड बनी हुई होती है। ये नहीं होता कि कुछ भी लिख दिया उसके अंदर, किसी भी तरीके से अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन लिख दी जो कि लेमैन समझ ना सके। क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी होती है, इतनी इस तरह बनती है कि कॉमन बंदा जो कि रिलेटेड टू अकाउंटिंग नहीं है, जिसको अकाउंटेंसी का इतना नहीं पता, लेकिन वो कुछ उसमें से समझ सकता है। अब जो इंटरनली यूज़ हो रही होगी इन्फॉर्मेशन, ज़ाहिर है वो तो कोई भी लेमैन इस तरह नहीं समझ सकता ना। तो होता क्या है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट यूज़ करती है, जैसे कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बाहर इन्वेस्टर्स को पता नहीं लगती थी, क्योंकि वो मैनेजमेंट यूज़ करती थी, वो उनके इंटरनली
क्या कहते हैं यूज़ में होता था कि उसकी एफिशिएंसी कैसी है, वो कैसे रन होगा, उसके क्या डिसीजन लेने हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इंटरनली प्रोड्यूस होती थी फॉर द इंटरनल ऑपरेशन, वो इन्फॉर्मेशन भी फिर प्रोड्यूस होंगी, मतलब वो भी डिस्क्लोज होंगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो इन्फॉर्मेशन अगर कोई डिफरेंट बेसिस पे भी प्रिपेयर हो रही है, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग दिखती है और इंटरनली, क्योंकि इंटरनली तो ऐसा नहीं है ना कि उसमें कोई स्टैंडर्ड वो फॉलो हो रहे हैं या किसी तरीके से कोई हमारा एक पर्टिकुलर इंटरनली इन्फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देयर इज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बन रही होती है, और जो इंटरनली इन्फॉर्मेशन होती है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी एम्प्लॉयज या विद इन दी क्या कहते हैं की मैनेजमेंट पर्सनल या कोई जो कि टेक ओवर कर रहा है, जैसे चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है, वो उस इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं, तो उनकी बेसिस प्रोड्यूस करने की अलग होती है रेदर देन रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर वो फिर भी मतलब डिफरेंट है, प्रिपरेशन उसकी अलग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए एंटिटी को चाहिए कि जो भी वो फिर मेजरमेंट जिस तरीके से वो मेजर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उस एसेट्स की, वो क्या कहते हैं उस एसेट के, वो उस ऑपरेटिंग सेगमेंट के एसेट्स है, उस ऑपरेटिंग सेगमेंट की कोई लाइबिलिटीज़ है, फिर वो अगर वो डिस्क्लोज होगी तो एंटिटी को उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अब ये इस तरीके से एग्जाम्पल है कि सेगमेंटल रिपोर्ट होती किस तरह है। तो जैसे हमने डिसाइड किया कोई कंपनी ने कि उसका एक सेगमेंट है, क्योंकि ये 25 को क्या कहते हैं 20% से उसके एसेट्स या लाइबिलिटीज़ आ रहे थे, या रेवेन्यू आ रहा था, या प्रॉफिट आ रहा था, या इस तरीके से जब हमने क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड पढ़े थे उसके मुताबिक हमने डिसाइड कर लिया कि सेगमेंट ए भी रिपोर्ट होगा, सेगमेंट बी भी रिपोर्ट होगा और सेगमेंट सी भी रिपोर्ट होगा। बाकी क्योंकि क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड में हमने पढ़ा था कि जो मीट नहीं करते फिर वो ऑल अदर थ्रेशोल्ड के अंदर हम टोटल दिखा के उसको अलग से शो कर रहे होते, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि 75% ऑफ दी क्या कहते हैं मीट हो रहा हो, जो कि एक 75% की हमने पढ़ा था परसेंटेज मीट होना चाहिए कि जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है वो 75% ऑफ दी तो एक्सटर्नल रेवेन्यू का डिस्क्लोज होना चाहिए। मतलब ये जो रिपोर्ट कर रहे थे हम सेगमेंट, वो थ्रेशोल्ड मीट होने के बाद एटलीस्ट 75% ऑफ द रेवेन्यू शो कर रहे हो कंपनी के एक्सटर्नली। अगर नहीं करते तो फिर हम बाकी सेगमेंट भी लेके आ जाते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ फिर उन्होंने क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट किया हो कि नहीं किया हो। तो ऑल अदर में वो आ रहे होंगे जो कि नहीं मीट कर रहे होंगे थ्रेशोल्ड, या मीट हो गया होगा सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी के 75% थ्रेशोल्ड, तो ऑल अदर के अंदर बाकी आ रहे होंगे। तो इस तरह हमें शो करना होता है कि भाई उनका किस तरह एक्सटर्नल रेवेन्यू था, इंटरनल कितना था उनका रेवेन्यू, उनकी इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसा था, उनका इंटरेस्ट इनकम कितनी थी, डेप्रिसिएशन उनसे रिलेटेड, एक्सेप्शनल कॉस्ट, इम्पेयरमेंट, एसेट उनकी लाइबिलिटीज़, उनके करंट, सब हमें इस तरह अलग से शो करना होता है, उसको डिस्क्लोज करना होता है, ताकि इन्वेस्टर्स को पता लगे कि भाई जो भी वो सेगमेंट दिखा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेगमेंट किस तरह से चल रहे हैं, हमें इंश्योर करना है कि इन्वेस्टर्स को पता लगे। तो इस तरीके से पता लगेगा यार देखो ये वाला सेगमेंट ए, क्योंकि देखो पहले होता क्या था टोटल रेवेन्यू शो कर देते थे, अब टोटल रेवेन्यू हमें क्या पता यार सेगमेंट ए ने कितना बनाया था, सेगमेंट बी ने कितना रेवेन्यू अर्न करके दिया था, सेगमेंट सी में कितना अर्न करके दिया था। अब हम इस तरीके से अगर पूरा एक तरीके से हम शो कर दे 27,300, तो हमें नहीं पता होगा ना किसकी परफॉर्मेंस, किसकी एफिशिएंसी, किस तरीके से कौन सा ऑपरेशन हमें ज़्यादा कमा के दे रहा है। अब ऑल अदर के अंदर देखो सिर्फ इतने सारे होंगे, समझो 20 है ऑल अदर और सिर्फ हमें 800 कमा के दे रहे, तो देयर इज अ डिफरेंस है, क्योंकि बाकी हमें कमा के दे रहे हैं। समझो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टोटल 20 सेगमेंट है जो हमें कमा के दे रहे थे, या क्या कहते हैं 17-20 सेगमेंट थे जिसमें से 3 हमें मेजर पोर्शन कमा के दे रहे हैं और बाकी 17-800 कमा के दे रहे हैं। तो हमें पता लगना चाहिए हमारी कौन से ऑपरेशन हमें ज़्यादा कमा के दे रहे हैं। इसी तरह में उनके एक्सपेंसेस कौन से ज़्यादा एक्सपेंसेस इनकट कर रहे हैं, किन की इम्पेयरमेंट ज़्यादा है, किन की डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, तो हम उनसे फिर पता लगा सकेंगे कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, कैसे उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, इंटरनल मैनेजमेंट किस तरह से हमारे ऑपरेशन को रन कर रहे हैं, कौन सा सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को पता लगे कि भाई हमारी कंपनी किस तरह रन हो रही है और हमारे जो हमारे क्या कहते हैं जिनको हमने एम्प्लॉय किया हुआ है बीओडी के अंदर जो बैठे हुए लोग, वो हमारे फेवर के अंदर, वो हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो लोग को ओवर सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से जब वो अलग अलग शो होगा तो इन्वेस्टर्स को पता लगेगा कौन सी चीज़ किस तरह परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है द ऑल अदर कॉलम शोज अमाउंट रिलेटिंग टू सेगमेंट दैट फॉल बिलो द क्वांटिटी। तो ये यहाँ पर इसने लिख दिया है कि भाई ये जो बाकी ऑल अदर में इन्होंने क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट नहीं किया था। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट डिस्क्लोजर नॉन कैश आइटम, ठीक है।
यहाँ पे हमने समझ लिया इसके डिस्क्लोजर किस तरह और किस तरह से ये रिपोर्ट हो रहा होता है। अब इसके बेनिफिट क्या है, इसको रिपोर्टेबल हर सेगमेंट को रिपोर्ट करने का फ़ायदा क्या है, मतलब फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स इसके बेनिफिट क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हमें असेस करने होंगे, इसको समझना होगा, ताकि कभी क्वेश्चन में सवाल आ जाए कि हमने IFRS 8 के मुताबिक रिपोर्ट तो कर दी है सेगमेंट को अलग अलग, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो बेनिफिट बता रहा है ये बता रहा है इन्वेस्टर्स की पर्सपेक्टिव से, मतलब शेयर होल्डर जो कि बाहर बैठे हुए हैं उनके पर्सपेक्टिव से इससे बेनिफिट क्या होगा हर सेगमेंट को अलग अलग रिपोर्ट करने से। तो सबसे पहली बात, entity produce segment report from a management perspective. Investors are interested in how management views the business. अब देखो होता क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, हमने पढ़ा था यार, ये इंटरनल मैनेजमेंट जो इंटरनली रिपोर्ट चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर देख रहा होगा उस रिपोर्टेबल उस सेगमेंट से रिलेटेड, अगर कोई रिव्यू या इंटरनली रिपोर्ट कोई चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर देख रहा होगा तो वो एक इंटरनल क्या कहते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो, या कोई वो क्या कहते हैं एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। तो वो हमें पहले इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता था यार उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर क्या देख रहा है उस रिलेटेड सेगमेंट से, क्या उसकी लुक ओवर हो रही है बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। तो जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टर्स को पता लगेगा, इनके पास जाएगी, तो उनको पता होगा यार जो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमने मैनेजमेंट बिठाई हुई है कंपनी के अंदर इलेक्ट करके, वो हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो हर रिपोर्टेबल सेगमेंट को सही तरीके से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो वो एक इन्फॉर्मेशन उनके पास जो पहले इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती थी अब वो उनके पास आएगी, ताकि उनको पता लगे यार जो सामने वाला बंदा जिनको हमने बिठाया है वो हमारे फेवर में हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहा है कि नहीं। अब दूसरा बेनिफिट, डिफरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस विल हैव डिफरेंट ग्रोथ, सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन में देयरफॉर हेल्प इन्वेस्टर टू बेटर प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर कैश। जैसे अभी मैंने आपको बताया पिछले वाली चीज़ में, अब यहाँ से बंदा इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है यार, अब देखो ये इस साल का है ना, फॉर एग्जांपल पिछले साल में ये 10,000 था सेगमेंट ए का रेवेन्यू, और सेगमेंट बी का था 3,000 रुपये, और सेगमेंट सी का था हमारे पास 4,000 रुपये। तो जब इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमारे पास वो क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स के पास इस तरीके से जब इन्फॉर्मेशन आएगी अलग अलग रिपोर्टेबल सेगमेंट की आएगी, तो वो देखेगा, तो वो देख सकेगा यार हमारी परफॉर्मेंस हर सेगमेंट की इंप्रूव हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल ये 10,000 पहले था, हाँ समझे 10,000 ही था, ठीक है, तो हम इससे देख सकते हैं, अब ये समझे ये करंट ईयर का आ रहा है और ये प्रीवियस ईयर के रिजल्ट है, मतलब प्रीवियस ईयर के इस तरीके से रिपोर्ट आई हुई थी, ठीक है। तो अब इन्वेस्टर देखेगा यार पिछले साल सेगमेंट ए का रेवेन्यू 10,000 था, अब हो गया 5,000, पहले सेक्शन बी का 3,000 था, अब उसका 9,500 हो गया, पहले सेक्शन सी का 4,000 था, 12,000 हो गया। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स को दिखेगा यार अब हमारा सेगमेंट जो हमारे इतने सारे कंपनी में सेगमेंट है कौन सा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, आगे फ्यूचर में क्या इसकी परफॉर्मेंस होगी, इसके क्या कैश फ्लोस हमें अर्न करके देगा। अगर ये फॉर एग्जांपल ये 27,300 है, ठीक है, और पहले समझो था 25,000, इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हम ये देख सकते हैं कि भाई 25,000 था 27,300 हो गया है, हम बोलेंगे यार पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। हम इससे कोई कुछ जज नहीं कर सकते, हम इससे ये डिसाइड नहीं कर सकते यार कौन सा सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेगमेंट बुरा परफॉर्म कर रहा है। हम सिर्फ बोलेंगे यार ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इससे ये नहीं पता लगेगा यार कौन सा सेगमेंट अच्छा कमा के दे रहा है, कौन सा बुरा कमा के दे रहा है। तो सिर्फ हमें ये दिख रहा होगा यार 25,000 था, अब 27,300 है, हमारा रेवेन्यू 2300 मिलियन या 2300 से बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दिखेगा यार 5,000 से सेगमेंट ए का रेवेन्यू कम हो रहा है, बाकी सब बढ़े। तो सेगमेंट ए अब हमें आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करना है कि नहीं, या सेगमेंट ए के कोई ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं जो कि ऑब्सोलीट हो रहे हैं, या कोई इस पर लॉज एंड रेगुलेशन लग रहे हैं, या कोई और इशूज़ है जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू कम हो रहा है, हमें इसको फ्यूचर में वो क्या कहते हैं डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत है, या फ्यूचर में हमें कैश फ्लोज इससे मतलब इसके फ्यूचर में कैश फ्लोज कम होंगे और इस पर जो कैश आउटफ्लोज होंगे वो ज़्यादा हो रहे होंगे। तो इससे पता लगेगा जब इस तरह से रिपोर्ट अलग अलग टूट के आएंगी, अलग अलग सेगमेंट से आएगी, अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड आएगी, तो हम बेटर पोजीशन में होंगे कि डिसाइड कर सके कि उस सेगमेंट की फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी होगी और कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस आगे जाके कैसे होगी। तो इट विल बेनिफिट इन्वेस्टर टू डिसाइड अबाउट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। फिर
हमें पता लगेगा किसके बारे में, जोग्राफिकल डिस्क्लोजर आर यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स इन मल्टीनेशनल बिजनेस बिकॉज ईच कंट्री लोकेशन में फेस डिफरेंट रिस्क इंक्लूडिंग पॉलिटिकल रिस्क एंड ग्रोथ रेट। अब जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, अब हमने पढ़ा था यार अलग अलग बेसिस पे डिस्क्लोज हो सकते हैं, हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे किया था, मतलब अलग अलग सेगमेंट, मतलब एक कंपनी के अलग अलग सेगमेंट अलग अलग कंट्रीज़ में, ये नहीं कि एक ही कंट्रीज में सारे उसके सेगमेंट हो, ज़ाहिर है कहीं अलग रॉ मटेरियल कहीं एक जगह प्रोड्यूस हो रहा होगा एक कंट्री में, कहीं कहीं से अलग उनकी कंपनी होगी जो अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होंगी, अलग अलग लोकेशन अलग अलग कंट्रीज़ में उनके सेगमेंट्स होंगे या कंपनीज होंगी इस तरीके से। तो अलग अलग कंपनी जब अलग अलग कंट्रीज़ में होंगी तो हर कंपनी या हर सेगमेंट अलग अलग रिस्क फेस कर रहा होगा, कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क होंगे, कोई बिजनेस रिस्क होंगे, कोई गवर्नमेंट रिस्क होंगे, कोई इकोनॉमी रिस्क होंगे, तो अलग अलग रिस्क फेस कर रहे होंगे। तो जब अलग अलग रिपोर्टेबल सेगमेंट डिस्क्लोज होंगे तो हमें पता लगेगा यार ये लोग इस तरीके से रिस्क फेस कर रहे हैं, तो इस वजह से इनका रेवेन्यू या इनकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो इससे हम बेटर एनालाइज कर सकेंगे यार कि हमारे जो कंपनी है ओवरऑल किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। और अब अगर कोई दूसरे कंट्रीज़ में जो उनकी ऑपरेटिंग सेगमेंट एग्जिस्ट करता है कि हमें उसको डिस्क्लोज़ करना पड़े, कहीं और मूव आउट कर दे क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है या उधर अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो हम इससे बेटर एनालाइज कर सकेंगे चीज़ों को। ये ना हो कि भाई बस एक तरीके से पूरा रिपोर्ट कर दिया और उससे कुछ चीज़ों को पता ना लग सके। तो हमें इंश्योर करना होगा कि सारी चीज़ों को हम लुक ओवर कर सकें, सारी चीज़ों को हम देख सकें कि हमारे सारे सेगमेंट किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं रिस्पेक्टिव वो कितने कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हो, अलग अलग कंट्रीज़ में रिपोर्ट कर वो ऑपरेट कर रहे हो। ऑल्सो एक बेनिफिट इंटरनली क्या होगा कि भाई देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बेसिस पे बन रही होती है, सही है, और जो कि हमारे पास जो सेगमेंटल रिपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरनली प्रोड्यूस होती है, उसकी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस वो जिस तरह प्रोड्यूस इंटरनली हो रही होती है, कोई इसका एक परफेक्ट या कोई एक क्या कहते हैं सेट प्रोसीजर नहीं है या कोई सेट डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब वो इंटरनली इन्फॉर्मेशन है तो वो अलग बेसिस पे प्रोड्यूस हो रही होती है। ये नहीं कोई इसके अंदर प्रोसीजर्स बने हुए ये फॉलो करने इस तरीके से हमें बनानी है, कोई रूल्स हैं क्या या तो कोई स्टैंडर्ड बना हुआ है, इस तरीके से कुछ नहीं है। तो अगर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन बनी हुई है और कोई हमें स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना है, कोई एक प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, तो जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन इंटरनली प्रोड्यूस हुई भी थी हम उसको वैसे ही डिस्क्लोज कर देंगे। तो हमें कोई अलग से कॉस्ट इनकट नहीं करनी पड़ेगी कि उसको ट्रांसलेट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे, या जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है उस वाली बेसिस पे हम पहले इंटरनली को इन्फॉर्मेशन को जनरेट करके एक्स्ट्रा वो उस बेसिस पे ट्रांसलेट करे, फिर उसको सेट करे, एक प्रोसीजर बनाए, एक फॉर्मेट में लेके आए, तो हमें ऐसी कोई कॉस्ट इनकट नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेगमेंटल रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेटिवली चीप फॉर एंटिटीज टू कंप्लाई बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रोड्यूस फॉर इंटरनल। जैसे ही वो इंटरनली यूज़ के लिए प्रोड्यूस हुई थी वैसे ही वो बाहर छप जाएगी, वो डिस्क्लोज हो जाएगी। देयरफॉर द बेनिफिट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन फार एक्सीड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जहाँ बेनिफिट्स हैं इनके वहाँ उनकी लिमिटेशंस भी होगी, जहाँ इसको सेपरेटली रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ उसको सेपरेटली रिपोर्ट करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। अब जैसे कि कुछ ट्रेडिंग होती है, ज़ाहिर है हमने पढ़ा था यार इंटर ट्रेडिंग होती है, सब्सिडरी के दरमियान भी कोई ट्रेडिंग हो रही होती है, इंटरनली हम एक दूसरे को डिपार्टमेंट एक दूसरे सेगमेंट के अंदर हम वैसे भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को, कि सेक्शन हमारा डिपार्टमेंट ए रॉ मटेरियल जो बनाता है वो बी को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर वो आगे कुछ वो क्या कहते हैं उसको फर्दर प्रोड्यूस करता है या फर्दर उसको फिनिश गुड के अंदर मज़ीद उसको ट्रांसफ़र करता है। तो ये भी पॉसिबल है कि बी वाला बाहर से भी लेता हो, अपने विद इन दी दूसरे डिपार्टमेंट से भी लेता हो, डिपेंड करता है। तो अगर कोई इंटर कंपनी ट्रेडिंग हो रही है तो वो शायद फेयर वैल्यू पे ना हो रही है, क्योंकि हम मार्केट से 50 रुपये का खरीदते थे, हमारे पास एक इंटरनली डिपार्टमेंट है जो वही चीज़ प्रोड्यूस करता है, वही हमारे पास एक सेगमेंट है जो कि वही रॉ मटेरियल उसी क्वालिटी का प्रोड्यूस करता है, तो हम उनसे शायद 45 के बजाय 45 पे ले लें, तो वो ट्रेडिंग फिर हमारी फेयर वैल्यू पे नहीं होगी, वो ट्रेडिंग हमारी फिर वो जो मार्केट की फेयर वैल्यू उस पर नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस शायद डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब उसके रिजल्ट थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि एक सेगमेंट का हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, इस वाले सेगमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि ये 45 पे इसको बेच रहा होगा, क्योंकि जबकि ये 50 पे बाहर पे बेच सकता था, तो इस वाले की परफॉर्मेंस
हमारे पास लो आ रही होगी और उस वाले की परफॉर्मेंस ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट 50 नहीं अब 45 हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। तो परफॉर्मेंस इस तरीके से, रिजल्ट इस तरह से डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ट्रेडिंग बिटवीन सेगमेंट में डिस्टॉर्ट द रिजल्ट ऑफ ईच ऑपरेटिंग सेगमेंट, पर्टिकुलरली द ट्रांजेक्शन डू नॉट अकर एट फेयर वैल्यू। ठीक है। दूसरा, इधर अब एक जो हम बेनिफिट जिसको हम समझ रहे थे वो ड्रॉबैक बन के आएगा। IFRS स्टेट दैट सेगमेंट शुड रिफ्लेक्ट द वे इन विच द एंटिटी इज मैनेज, दिस मीन द सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल फॉर द कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। अब हर जैसे जो इंटरनल यूज इन्फॉर्मेशन है ना, हमने पढ़ा था जो डिस्क्लोजर्स होते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट की, जिस तरह वो इंटरनली प्रोड्यूस होती है उसी तरह वो बाहर डिस्क्लोज हो जाए। तो हर कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट या इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन बनती थी रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सेगमेंट, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती हो। हर कंपनी का अलग प्रोसीजर होगा एक, कि हम डायरेक्ट बस एक पेज पे बना देते हैं, किसी का कोई फॉर्मेट होगा, किसी का कोई अलग तरीके से डिस्क्लोज करने का तरीका होगा, कोई से 1 लाइन में दे देता होगा, कोई पूरा 10 पेजेस में बना के देता होगा। तो हर किसी का तरीका अलग होगा इंटरनल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने का। तो ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन जब डिस्क्लोज होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये कंपेरेबल नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ये दूसरी कंपनी से कंपेरेबल नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई सेट प्रोसीजर, कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता इसको डिस्क्लोज करने का। वो जिस तरह इंटरनली प्रोड्यूस होती है उसी तरह वो बाहर जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो जाती है। तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन। कंपनीज़ के दरमियान, अलग अलग कंपनीज़ के दरमियान उनके अगर सेगमेंट सेम भी होंगे तो उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है इंटरनल, वो एक सेट प्रोसीजर, सेट फॉर्मेट में नहीं होती। तो हर कंपनी का अलग अलग तरीका होगा, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं होगी। उसके बाद द सेगमेंटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एंड सम यूजर लैक ट्रस्ट एंड management intention. For example, management may attempt to conceal loss making areas of the business within a larger profitable reportable segment. हमने पढ़ा था कि कुछ थ्रेशोल्ड मीट नहीं करेंगे कंपनीज के ना, कुछ थ्रेशोल्ड, जैसे हमने पढ़ा 20% एटलीस्ट थ्रेशोल्ड मीट करना चाहिए। अब कुछ कंपनी जो लॉस मेकिंग होगी और वो थ्रेशोल्ड क्योंकि मीट नहीं कर रही, वो अदर सेगमेंट्स में आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना पीछे, ये जो बाकी जो सेगमेंट होते हैं वो ऑल अदर के अंदर आ जाएगी। तो अगर ये लॉस मेकिंग होगी, अगर ये लॉस मेकिंग कंपनी होगी और थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रही होगी 20% वाला, तो ये ऑल अदर सेगमेंट के अंदर जाके इंक्लूड हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसकी अलग से परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं कर सकें। हमें ये नहीं पता कर सकेगा यार उस जो 20 कंपनी हमारे पास, जो 20 कंपनी हमारे पास ऑल अदर इन्फॉर्मेशन में आ रही है, जो ऑल अदर सेगमेंट्स में आ रही है, वो किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है, मतलब क्या वो लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है, वो कितना रेवेन्यू अर्न करके दे रही है, वो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। और एक तरीके से ये आपके लिए ड्रॉबैक होगा, क्योंकि हम ये पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कौन सी कंपनी लॉस मेकिंग है और कौन सी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, जिनका रेवेन्यू ज़्यादा है या रेवेन्यू कम हो गया है पिछले सालों से। फॉर एग्जांपल पिछले साल एक कंपनी थी जो 1000 कमा रही थी, अब वो 100 पे आ गई है, लेकिन वो क्योंकि थ्रेशोल्ड मीट नहीं करती थी, वो ऑल अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है, तो हम इसको अलग से एनालाइज नहीं कर सकते। तो इसमें एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से एक जजमेंट है कि भाई जो कंपनी पहले 1000 कमाती थी, अब वो 100 कमा रही है, और पिछले साल वो थ्रेशोल्ड में मीट करती थी, अब वो थ्रेशोल्ड में नहीं आ रही, तो एक तरीके से मैनेजमेंट की इंटेंशन ही, शायद वो इंटेंशनली अब उसको ऑल अदर के अंदर लेके गई। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से एक बात होती है कि भाई उनको ट्रस्ट नहीं है मैनेजमेंट के इंटेंशन पे, और शायद वो जानबूझ के इस तरीके से उन्होंने इन्फॉर्मेशन कंसील कर दी होगी उस कंपनी से रिलेटेड बाय इंक्लूडिंग इट इन ऑल अदर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर यही वो बात है कि एंटिटीज़ बहुत सारे सेगमेंट को ओवर एग्रीगेट कर देते, जिसकी वजह से जो लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन या लेवल ऑफ डिटेल स्टेक होल्डर्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, क्योंकि 3 सेगमेंट तो आ गए रेवेन्यू वाले, बाकी 17 सेगमेंट पूरे और अदर इन्फॉर्मेशन में चले गए। तो उनके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन, कैसे उनसे रिलेटेड डिटेल कैसे स्टेक होल्डर्स तक पहुँचेगी, ये मसला है। तो देयर इज़ अ रिस्क कि मैनेजमेंट उसको ओवर एग्रीगेट कर दे सेगमेंट्स को। और एक और बात, ओवर एग्रीगेट सेगमेंट का किस तरह कर दें, जो हमने पढ़ा था कि भाई हमने एग्रीगेशन वाली बात पढ़ी थी कि भाई अगर उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेम है, टाइप्स ऑफ कस्टमर सेम है, या टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम है, लॉज एंड रेगुलेशन बॉडी सेम है, तो हम उनको एग्रीगेट कर सकते हैं। लेकिन शायद मैनेजमेंट
10 कंपनीज को इस बेसिस पे एग्रीगेट कर दें, इस कंपनी को एग्रीगेट कर दे, तो इनकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अब कम मिलेगी। जिनकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी, अब वो पूरा 10 मिलके एग्रीगेट हो गया है बेस्ड ऑन दी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज, टाइप ऑफ कस्टमर या टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या लॉ मेकिंग बॉडी। इस बेसिस पे उन्होंने एग्रीगेट कर दिया। तो ओवर एग्रीगेट ना कर दे, ये रिस्क है कि मैनेजमेंट उनको शायद ओवर एग्रीगेट कर दे ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कोई एग्रीगेशन क्राइटेरिया, तो जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन कम जाएगी हमारे स्टेक होल्डर्स के पास। और लास्ट, common cost may be allocated to different segment on whatever basis the director believe is reasonable. This can lead to arbitrary cost। क्या लिखा है? हाँ, arbitrary cost, ठीक है। तो कुछ कॉस्ट ऐसी है जो कि कॉमन होती है, मतलब कि हेड ऑफिस की कॉस्ट होती है जो हमने पढ़ता है, कॉमन कॉस्ट होती है, अलग से हम इनको शो नहीं कर सकते, मतलब ये सब पे एलोकेट हो रही होती है। अब डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट उसको किसी भी बेसिस पे, कोई भी रीजनेबल बेसिस पे सबको एलोकेट कर दे, तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ बाइसनेस आ सकती है कि वो कॉमन कॉस्ट को इस तरह वो एलोकेट कर दे कि उनका इंटेंशनल बाइसनेस का इंटेंशन उसके अंदर आ जाए। तो यहाँ तक हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट का स्टैंडर्ड था, जो कि हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड शायद मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था आपको, बाकी पास पेपर में जब रिकॉर्ड करूँगा तो वो आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को इससे रिलेटेड पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे या कमेंट कर दिएगा, मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी पास पेपर हमारे एग्जिस्ट करते हैं मैं वो आपको भेज दूँगा, उसके नाम बता दूँगा ताकि वो आप प्रैक्टिस कर सकें। इंशाल्लाह दूसरी नया स्टैंडर्ड बहुत जल्द अपलोड करेंगे, जब थोड़ा टाइम मिलेगा तो वो भी इंशाल्लाह आगे आगे जाके अपलोड कर देंगे। बाकी आप जो देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। F5 के लेक्चर जो बाकी जो अगर कोई आपसे जूनियर स्टूडेंट्स हैं आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं कि F5 के लेक्चर्स अवेलेबल है चैनल पे, वो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह नए वीडियोस भी रिलेटेड टू फाउंडेशन वाले पेपर और पुराने पेपर भी कोशिश करूँगा जब जब टाइम मिले मैं उन चीज़ों को भी अपलोड करूँ, ताकि लोगों को आसानी हो चीज़ों में समझने में, जहाँ उनको ना समझ आ रही है वो उनको भी मिल जाए, और मतलब टाइम ज़ाया ना हो किसी का भी ढूंढने के चीज़ों में, या एक चैनल से उधर जाएं ये चीज़ देखने में। कोशिश करूँगा सारी वीडियो सारे पेपर से रिलेटेड जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा और एक प्लेलिस्ट बना दूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें मिल भी जाए और ढूंढने में टाइम ज़ाया ना हो।